Let's start with business analytics subject. Lesson number 2, Unit 2, data preparation, summarization and visualization using spreadsheet. Okay, listen to Unit 2. First of all, we will talk about data preparation. Okay, what's data preparation? तो data preparation क्या होता है? डेटा प्रिपरेशन इज अ फाउंडेशनल प्रोसेस होता है, बेस प्रोसेस होता है, इनिशियल प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है इन द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालाइज करते वक्त ये हमारा फाउंडेशनल प्रोसेस होता है। क्या? डेटा को प्रिपेयर करना इन द डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग पाइपलाइन। It involves collecting, cleaning, transforming, and arranging raw data into a structured format suitable for accurate modeling, robust reporting, and strategic decision making. मतलब कि इसके अंदर हम क्या क्या डाटा प्रिपरेशन में क्या क्या आ जाता है? कलेक्ट करना, डाटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, अरेंज करना उनको रॉ मटेरियल में, और इन रॉ मटेरियल को क्या करना? फिर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डालना जो कि सूटेबल हो, एक्यूरेट मॉडलिंग करने के लिए, रोबस्ट हो, अच्छा हो रिपोर्टिंग के लिए, एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी हम सही से स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके फॉर आर बिजनेस। ओके, की स्टेप्स क्या होते हैं डेटा प्रिपरेशन पाइपलाइन के लिए? डेटा को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, की स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है द स्टैंडर्ड वर्क फ्लो फॉलोज अ सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन आता है, सीक्वेंस में चलता है, स्टेप्स में चलते हैं टू ट्रांजिशन रॉ डाटा इनपुट्स। ठीक है, ताकि ट्रांजिट कर सके, चेंज कर सके रॉ डाटा के इनपुट को क्लीन रिलायबल आउटपुट में, साफ सुथरे रिलायबल जिन पे हम कर सकते हैं उन आउटपुट। स्टेप 1 है हमारा डेटा कलेक्शन। क्या है? डेटा कलेक्शन। उसके बाद डेटा क्लीनिंग, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन और डेटा स्प्लिटिंग। मतलब डेटा कलेक्शन पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे एक्सेस डाटा को, इररिलेवेंट डाटा को, और फिर उसको स्प्लिट कर देंगे। इनके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ते हैं कैसे। स्टेप 1 जो हमारा डेटा कलेक्शन है उसमें क्या, अब खाली ये तो मेन है, दिस इज मेन स्टेप्स। ठीक है, अब बीच में और भी चीजें आती हैं, कि डेटा को ये करेंगे वो करेंगे, वैसे स्टेप्स में नहीं दे रखा, बट मेन यही स्टेप होता है। उसके बीच में फिर जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम अलग से ले लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले डेटा कलेक्शन, यानी कि गैदरिंग रो डाटा। जो रो डाटा है हम उसको गैदर करेंगे डाइवर्स इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से, अलग अलग इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे कि कॉर्पोरेट डेटाबेस, हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस में जो भी मतलब हमारा डेटाबेस है उधर से, स्टैंड अलोन स्प्रेडशीट्स, ऐसी स्प्रेडशीट जो स्टैंड अलोन आगे मतलब कोई ग्रुप में नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले स्टैंड अलोन स्प्रेडशीट से हम डेटा लेंगे। ऑपरेशनल एपीआई से लेंगे, डिजिटल सेंसर्स से हमने क्या किया, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट कर लिया। सेकंड क्या है, डेटा क्लीनिंग, कि अब डाटा को क्या करना, उनको क्लीन करना, साफ करना। वो कैसे करेंगे? डिटेक्ट करेंगे और करेक्ट करेंगे। किस चीज को डिटेक्ट करना है, किस चीज को करेक्ट करना है? जो गलतियां हुई है, जो एरर्स हुई हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और करेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल इनकंसिस्टेंसीज, जो इनकंसिस्टेंसी हुई है उनको स्ट्रक्चर में लाएंगे। मिसिंग फील्ड्स को डिटेक्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे कि जो मिस है, एरर को देखेंगे और ओमिशन को देखेंगे। मतलब देखेंगे क्या, डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको करेक्ट करेंगे। एक्सट्रीम आउटलाइनर्स, ये आपका आगे चल के टॉपिक है, मेन मतलब टॉपिक आएगा एक इंडिविजुअल एक्सट्रीम आउटलाइनर्स इसी चैप्टर में, तब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। एंड डुप्लीकेट एंट्रीज, और जो डबल एंट्रीज हो गई हैं उनको करेंगे। लाइक हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एकदम, कि अगर हमने जनरल एंट्री बनाई अकाउंट के अंदर तो हमने कोई भी एंट्री 2 बारी तो नहीं कर दी, वैसे डुप्लीकेट एंट्रीज। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यानी वही ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, यानी कि कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट टू फिट प्रिसाइज एनालिटिकल रिक्वायरमेंट। जो हमें रिक्वायरमेंट है, जैसी हमें रिक्वायरमेंट है उसमें उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, फिट प्रिसाइज एनालिटिकल रिक्वायरमेंट, जैसे नॉर्मलाइजेशन करना, ये सारे स्टेप्स, नॉर्मलाइजेशन,
है ना। और क्या स्केलिंग, न्यूमेरिक वैल्यूज, एनकोडिंग, कैटेगरियल वेरिएबल्स, ये सारे के सारे भी आपको आगे आएंगे कि उन्होंने बोला कि हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ना ये करना पड़ता है, मतलब ये करते हैं हम। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, न्यूमेरिक वैल्यूज, एनकोडिंग, कैटेगरियल वेरिएबल्स, डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन अभी बीच में आया एक और, मतलब इसका मतलब क्या, मर्जिंग डेटा, इंटीग्रेट करना, मर्ज करना डाटा को डिस्पैरेट सोर्सेस से इनटू अ सिंगल यूनिफाइड डेटा सेट। अलग डिस्पैरेट से अलग, डिफर्ड सोर्स से अलग सोर्स से लेना और उसको सिंगल कर देना, यूनिफाइड कर देना इनटू अ सिंगल यूनिफाइड डेटा सेट यूजिंग टेबल मर्जिंग। टेबल मर्जिंग एक्सेल में होता है, टेबल मर्जिंग आपने अगर देखा होगा। ठीक है, तो उसके यूज से आप क्या करो, एक यूनिफाइड सिंगल डेटा सेट बना दो। रिलेटिंग ज्वाइनिंग, रिलेशनल ज्वाइनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, वो उसका रिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो मर्जिंग डेटा फ्रॉम डिस्पैरेट सोर्सेज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड डेटा सेट, ये होता है डेटा इंटीग्रेशन। ये सब किस चीज के स्टेप्स है, मैं वापस से बता दूं, दिस इज द की स्टेप्स डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, जिनको हम यूज कर सके रिक्वायर्ड पर्पस के लिए। हम क्या कर रहे हैं, डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या करके हमने कलेक्ट किया, उसको क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, मर्ज किया, इंटीग्रेट किया। अब पढ़ रहे डेटा को रिडक्शन, डेटा को रिड्यूस करना, कम करना। किस चीज को कम करेंगे, डेटा साइज को, उसकी मतलब जो मुश्किल चीजें लग रही है, कॉम्प्लेक्स चीजें लग रही हैं, उनको थ्रू फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन से कि हमें जो मोटा मोटा मेन फीचर्स चाहिए उनको रखो, बाकी जो वेग है हमारे लिए उनको हटा दो। ठीक है, इन्वॉल्व फीचर सिलेक्शन, डायमेंशनली रिडक्शन, डायमेंशनली हम रिड्यूस करें या सैम्पलिंग करें। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल्स में करना कि बहुत सारे हमें दे रखे हैं एक, तो उनमें से बीच बीच में से छाट लेना। अब सैम्पलिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ओके, नाउ without sacrificing critical informational value, बिना किसकी सेक्रीफाइस है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट है, जो एम्फसाइज्ड डेटा है, उनको वो सेक्रीफाइस ना हो, वो बचा रहे, वो उस डेटा में रहे, बाकी जो वेग है वो बाहर चला जाए, वो रिड्यूस हो जाए। डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है, इंश्योरिंग स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस की, जो स्टैंडर्ड में हमें बनाना है उसको कंप्लाई करो, जो फॉर्मेट दे रखा है। सपोज हम लेटर लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसका एक हमारे पास फॉर्मेट होता है कि फॉर्मल लेटर ऐसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर ऐसे लिखते हैं, तो जो फॉर्मेट है हम उसी में लिखते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लाई करो, वो खराब नहीं होना चाहिए। अक्रॉस डेटा फॉर्मेट्स, ठीक है, टेक्स्ट केसिंग करो, मेट्रिक स्केल्स एंड नेमिंग कन्वेंशंस। उसके बाद है डेटा स्प्लिटिंग, डेटा को स्प्लिट करना। बेसिकली क्या होता है कि इट इज डिवीजन ऑफ डेटा इनटू सबसेट। क्या करना, स्प्लिट करना, यानी कि सबसेट के अंदर उसको कन्वर्ट करना, डिवाइड कर देना, यूजुअली ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्ट सेट्स जो होते हैं उनको। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेटा इनटू सबसेट्स, ये रहा ना, सेगमेंटिंग डेटा इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स, टिपिकली ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्ट सेट्स टू सिस्टेमैटिकली, ताकि हम क्या कर सके, सिस्टमैटिकली डेवलप कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं प्रिडिक्टिव मॉडल्स को, जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिन मॉडल्स को हमने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, हम उनको डेवलप कर सके और इवेल्युएट कर सके। ठीक है, हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स को क्या कर सके, डेवलप बना सके, हम प्रिडिक्शन कर सके और फिर उनको इवेलुएट कर सके। जो सेट से क्या करते हैं, मॉडल बिल्डर में हेल्प करते हैं, बिल्ड करने के लिए मॉडल, जिनका विद डाटा ट्यून देयर हाइपर पैरामीटर्स एंड फाइनली एस्टिमेट द परफॉर्मेंस। जो गुड डेटा होता है, गुड डेटा का प्रेजेंटेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, इन ऑर्डर फॉर द वन टू जनरेट वैलिड एंड एक्यूरेट इंसाइट। अदरवाइज क्या होगा, डेटा की क्वालिटी लो हो जाएगी, मीनिंगफुल कंक्लूजन हमें नहीं मिल पाएगा। तो स्टेप 1 क्या था, डेटा कलेक्शन, स्टेप 2 क्लीनिंग, 3 ट्रांसफॉर्मेशन, 4 रिडक्शन और 5 डेटा स्प्लिटिंग। ओके, डेटा स्प्लिटिंग। ओके, नेक्स्ट डेटा क्लीनिंग। हमने अभी डेटा क्लीनिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, अब हम इसका पूरा पढ़ेंगे कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है।
ओके, तो डेटा क्लीनिंग ऑल्सो रेफर्ड एज डेटा क्लीनिंग और स्क्रबिंग, इसको हम डेटा क्लींजिंग भी कहते हैं, क्लीनिंग को ही कि क्लींस कर देते, हम बोलते हैं ना कि अब आने लग गए तो वर्ड कॉमन हो गया कि क्लींस करो, ये आता है फेस वॉश के एड पे, वैसे भी आपने यूट्यूब वगैरह पर भी पढ़ा होगा, डेटा क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग भी सुन रखा है कि फेस वॉश के बाद स्क्रब करते हैं। खैर, डेटा क्लीनिंग ऑल्सो रेफर्ड एज डेटा क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग इज अ क्रिटिकल प्रोसेस, ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस। क्यों? किस चीज का? आइडेंटिफाई करने का, करेक्ट करने का, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का, करेक्ट करने का, रिमूव करना इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, इररेलेवेंट डेटा फ्रॉम द डेटा सेट, यानी कि फिक्सिंग इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, पोरली फॉर्मेटेड, है ना, क्या, इररेलेवेंट रिकॉर्ड्स विद इन डेटा सेट टू सिक्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड इंटरफेरेंस, जिससे 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 क्या हम सिक्योर कर सके और एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर सके, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग हमारी सही से हो सके। स्ट्रैटेजिक हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, ठीक है, अब ये हमारा क्या स्टार्ट हो गया, जैसे हमने ऊपर की स्टेप्स पढ़े थे, किस चीज के की स्टेप्स पढ़े थे हमने ऊपर? हमने स्टेप 1 डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन और फिफ्थ के ऊपर था डेटा स्प्लिटिंग। वो किस चीज का की स्टेप्स है? डेटा प्रिपरेशन पाइपलाइन के। जैसे ही ये जो की स्टेप्स है ये किसके हैं? ये जो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, ये है की स्टेप्स इन डेटा क्लीनिंग या क्लींजिंग या स्क्रबिंग, ठीक है। अभी हम की स्टेप करेंगे कैसे डेटा को क्लीन करते हैं। तो स्टेप 1 या बोल लो फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा। जो हमारा मिसिंग डेटा है हम उसको स्ट्रैटेजिकली हैंडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो मिसिंग वैल्यूज है उसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं डेटा सेट में। जो ब्लैंक था, नल था, NA था, ठीक है, यहाँ अदर प्लेस होल्डर्स के पास था, दिस डाटा कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। जो स्ट्रैटेजीज है इनको यूज करके हम इनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। डेटा क्लीनिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिसिंग डेटा को ढूंढेंगे। मिसिंग डेटा कौन सा? मिसिंग फील्ड, जैसे कि ब्लैंक सेल्स, NA null significantly impact downstream analytical integrity and can be systematically addressed using 3 core strategies। कौन कौन सी? सबसे पहले है रिमूवल, फिर है इम्प्यूटेशन, फिर है प्लेस होल्डर, ठीक है। रिमूवल क्या है? हटा देना। किसको? डिलीटिंग कंप्लीट रोज एंड कॉलम्स कंटेनिंग मिसिंग फील्ड। अब जो भाई मिसिंग है ना, मिसिंग फील्ड्स है ना, उनके रो कॉलम को हटा दो ताकि लगे ना कि एनी डाटा इज मिसिंग। तो दिस अप्रोच इज रिजर्व्ड, ये जो अप्रोच थी रिजर्व्ड है फॉर सिचुएशंस वेयर मिसिंग डाटा इज मिनिमल। पर ये किसके लिए है? सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिसिंग था हमारा और वो हमने जो है हटा दिया, छुपा दिया, काट दिया, उसके रोज एंड कॉलम्स की पता ही ना चले कि वो मिसिंग है। पर इसके लिए नहीं है, ये किसके लिए है? सिर्फ उस सिचुएशन में जब जो मिसिंग डेटा है वो मिनिमल है, रैंडम है और प्रिवेंट करता है सिग्निफिकेंट लॉसेस के लिए, कि कोई हमें लॉस नहीं हो रहा। अगर वो डेटा हमें नहीं पता चल रहा है ओमिट है वो, तो हमें वो लॉस नहीं हो रहा तभी, ठीक है, ऑफ स्टैटिस्टिकल पार। तो वो मिनिमल कम होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, प्रिवेंट करे सिग्निफिकेंट लॉसेस को, कि इंपॉर्टेंट जो लॉसेस है वो हमारे प्रिवेंट कर, हमारे ज़्यादा लॉस ना हो रहे हो उसकी वजह से। सेकेंड है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन क्या होता है? रिप्लेसिंग मिसिंग एलिमेंट्स विद केयरफुली एस्टिमेटेड वैल्यूज। मतलब हमें नहीं पता था कि मतलब मान लो बहुत सारी वैल्यूज है हमारे पास, लेकिन हमें ना इस वैल्यू का मतलब हमें पता नहीं चल रहा, ये एक्स है हमारे लिए, हमने एक्स ले रखी है, अभी हमें इसको पता नहीं चला, लेकिन हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी 2 से लेके 4 के बीच में है, मतलब 2 है, 3 है या 4, मतलब 2 से लेके 4 के बीच में, पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो इनके बीच में है। तो हमने इनके बीच में मतलब जो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मान लो 3 ही ले लो या कोई पॉइंट्स में ले लो, कुछ भी ले लो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि हमने एवरेज ले लिया, हमने वो ले लिया कि जिनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो रिप्लेस करना जो मिसिंग एलिमेंट था कैजुअली एस्टिमेटेड वैल्यू से, सच एज स्टैटिस्टिकल मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन ले लिया मैंने, मीडियन ले लिया, ये मोड ले लिया, जहाँ पे मैंने उधर क्या ले लिया था? मीडियन ले लिया था, ठीक है। और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग आउटपुट्स, ठीक है, प्रिडिक्शन कर सके। उसके बाद है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? लीव द मिसिंग वैल्यूज एज दे आर।
यानी कि प्लेस जो उसकी है, जो जगह है उसकी, उसको वैसी ही रहने दो। लीव द मिसिंग वैल्यू एज दे आर बट फ्लैग देम फॉर अटेंशन एंड फ्यूचर एनालिसिस, कि उनको फ्लैग करके रख लो, टैग करके रख लो फ्यूचर एनालिसिस के लिए। Retaining the records is missing, but explicitly tagging them with a unique placeholder value or flag to isolate them for contextual analysis later, कि हम बाद में उसको एनालाइज कर सकें। ओके, so this was your first key step in data cleaning to what handle of missing data, कि अगर missing है कोई data तो उसको हम कैसे handle कर सकते हैं, हम ये remove कर सकते हैं, imputation कर सकते हैं, हम उसको प्लेस होल्डर कर सकते हैं। सेकेंड है रिमूविंग डुप्लीकेट डाटा, कि अगर हमारे पास कोई डुप्लीकेट डाटा है, अगर हमारे पास कोई डुप्लीकेट डाटा है तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। फॉर दिस आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि डुप्लीकेट है रिकॉर्ड या नहीं है, अब कौन से हैं। दैट में आपका ड्यू टू द रिपीटेड डेटा एंट्री और मर्जिंग डेटा सेट्स, एंड देन मर्ज कर दिया हमने दो डेटा सेट को जिसमें सेम एंट्री हो रखी थी, तो उनमें से दो एंट्री हो गई, अब उनको डिटेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज टू प्रिवेंट skewed results in analysis। ठीक है, तो ऑडिट करना डेटा सेट्स को, to pose redundant records caused by the system synchronization problem or repeated manual entries। इसमें थोड़ी सी आपको ये थोड़ी डिफिकल्ट अगर लगेगी, वैसे तो मतलब 6 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग नहीं लगनी चाहिए, बट स्टिल मतलब इसका मतलब समझाती हूँ। ऑडिट करो, ढूंढो, चेक करो, एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो डेटा सेट्स को, पोस्ट रिडंडेंट रिकॉर्ड्स, ऐसे रिकॉर्ड्स को, रिडंडेंट रिकॉर्ड्स को, पोस्ट रिडंडेंट रिकॉर्ड्स को ढूंढने में जो कॉज हुए हैं, किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू, सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के थ्रू, रिपीटेड मैनुअल एंट्रीज के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैसे अगर इजी के लिए कि आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स दैट may occur due to, किसके लिए, रिपीटेड डेटा एंट्री और मर्जर की वजह से डेटा सेट्स के, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके डुप्लीकेशन को और हमें इजी हो सके एनालाइज करने में और हमारे डिसीजन मेकिंग में गलती ना आए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स दैट मे अकर ड्यू टू द रिपीटेड डेटा एंट्री और मर्जिंग डेटा सेट्स एंड देन डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज। देन नेक्स्ट, करेक्टिंग डेटा एरर्स। ठीक है, जो डेटा एरर्स हुए हैं, अभी तो हम बात कर रहे थे ओमिशन की, किसकी बात कर रहे थे, ओमिशन की। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट एरर्स, ये जो गलतियां हो जाती है उनको कैसे ठीक करें। ठीक है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, रेमिडिएटिंग किसकी करेंगे, फॉर्मेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रेमिडिएट करेंगे। ठीक है, रेमिडिएटिंग फॉर्मेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो फॉर्मेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, फॉर्मेट की गलती हो जाती है, उनको रेमेडी कैसे, फिक्सिंग मैनुअल टाइपोज हो जाते हैं, गलती से गलती हो जाती है, लिखने में गलती हो जाती है, टाइपिंग एरर हो जाता है, रेक्टिफाइंग इनकरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, या जैसे हमें 231 लिखना था, हमने गलती से 213 लिख दिया, 312 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू की गलती हो जाती है, इसको ठीक कर। तो फॉर्मेटिंग की जो गलती है उनको रेमेडी करना उनकी, स्टैंडर्डाइजिंग NY वर्सेस न्यूयॉर्क। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना, आपको NY लिखना है कि पूरा न्यूयॉर्क लिखना है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजिंग क्या, डेटा एंट्री एरर्स। इसमें करेक्टिंग में आप अच्छा नॉर्मलाइजेशन, इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी थोड़ा सा, करेक्टिंग डेटा एरर्स में जैसे इसमें दे रखा था कि न्यूयॉर्क वगैरह, ये आपका हो गया इनकंसिस्टेंट डेटा। ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम होता है विच इज इनकंसिस्टेंट डेटा, मतलब इनकंसिस्टेंसी जो फॉर्मेटिंग में आ जाती है उनको ठीक करना। जैसे कि डेट
फॉर्मेट्स हो गए उनको, कि आपको पूरा का पूरा जनवरी लिखना है, कि जैन लिखना है, कि 1 लिखना है, कि 01 लिखना है, क्या करना है, और पहले ईयर लिखना है, पहले मंथ लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब। और ईयर में भी 2026 पूरा लिखना है, 2000 खाली 26 लिखना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जैसे उन सब में गलतियाँ, वैल्यूज में NY न्यूयॉर्क, इन सब में गलतियाँ, या इन गलतियाँ कह लें, इनकन्सिस्टेंसी कर लो, तो इनको कहते हैं इनकन्सिस्टेंट डाटा। एक होती है डेटा एंट्री एरर, यानी कि आपने गलती से टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, टाइपो गलत हो गया, दैट इज योर डेटा एंट्री एरर, कि आपने एंट्री करते वक्त कुछ मिस स्पेल्ड कर दिया, गलती से आपने कुछ स्पेलिंग गलती कर दी, आपने खुद लिख दिया, आपको लगता था ये होता है, ये कर दिया, आपकी टाइपो एरर हो गई, कि अपने आप ही वो ठीक हो गया, कुछ और हो गया कंप्यूटर के थ्रू। तीसरा होता है स्टैंडर्डाइजिंग डेटा, यानी डेटा इज स्टैंडर्डाइज बाय नॉर्मलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि नॉर्मली ऐसा होता था, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता था, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए था, वो स्टैंडर्डाइज हो गया, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए था। ओके, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में एंश्योर द डाटा, मैं आपको बताती हूँ, करेक्टिंग डेटा में क्या क्या आ गया, करेक्टिंग डेटा में इनकंसिस्टेंट डेटा, जैसे एनवाई न्यूयॉर्क का डेटा एंट्री एरर्स, जैसे कि इनकरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज और मिसस्पेल्ड वर्ड्स, और स्टैंडर्डाइजिंग डेटा में जैसे स्टैंडर्डाइज बाय नॉर्मलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। अब नॉर्मलाइजेशन मतलब अलाइनिंग स्ट्रेंथ और कैटेगरियल स्ट्रक्चर कंसिस्टेंटली अक्रॉस द एंटायर डेटा सेट। आप एग्जाम्पल देखोगे तो समझ जाओगे, यूनिफॉर्म यूजेज ऑफ मेल वर्सेस एम, जैसे कि M फॉर मेल एंड F इज फीमेल। स्टैंडर्डाइजिंग डेट, जिसे ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, 1/1/24 नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्डाइजिंग डेट्स, तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मली ऐसा होता है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, एक और होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कन्वर्टिंग डेटा, कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना डेटा को कॉमन स्केल यूनिट में, जैसे कन्वर्टिंग ऑल वेट्स टू किलोग्राम्स, प्राइजेस को सिंगल करेंसी में, मान लो डॉलर में कर दें, रुपीज में कर दें, वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आप क्या लिखोगे, डॉलर, इसमें कर सकते हो आप प्राइजेस को, वेट्स को केजीज में, और लीटर्स में, हाइट को सेंटीमीटर या इंचेस में, कैसे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आउटलाइनर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है, uncovering anomalous metrics that lie far outside the expected distribution range and evaluating whether to drop, transform or separate them. आउटलाइनर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, आउटलाइनर को डिटेक्ट करना और ट्रीट करना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका आएगा। अनकवर करना एनॉमलस मैट्रिक्स को, ठीक है, यानी कि डिटेक्ट आउटलायर्स सॉरी आउटलाइनर नहीं, आउटलायर्स दैट फॉल आउटसाइड द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज, डिटेक्ट करना आउटलायर्स को जो फॉल करते हैं बाहर एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज से। हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है 2 to 20 और हमारी वैसे आउटलायर्स आ रही है 180, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। फिर ये जो है, दिस कुड बी ड्यू टू एरर की वजह से आ सकता है हमारा 180, और मे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, यहाँ हम इसमें जरूरत होगी थोड़ा सा अटेंटिव होने की। देन डिसाइड वेदर टू रिमूव, फिर डिसाइड करते हैं हम इसको रिमूव करें, करेक्ट करें, लीव आउट liars in the data set, और some time outliers are valid and should be kept। कभी कभी होता है आपकी रेंज गलत हो या कुछ प्रॉब्लम हो या एक्सेप्शंस हो, तो ये सही भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ये वैलिड भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप खुद डिसीजन लो कि इसको फिर कैप्ट रखें या नहीं रखें। बट इन अदर केसेस दे नीड क्या, करेक्शन, एक्सक्लूजन, ठीक है, तो इसलिए अनकवर करना गलत मैट्रिक्स को दैट लाई फार आउटसाइड द एक्सपेक्टेड, बोलते हैं आउटलायर्स, बाहर जो लाई करते हैं किसकी रेंज से, expected distribution range and evaluating whether to drop them, transform them, separate them या accept them also. Accept means kept them. उसके बाद वैलिडेटिंग डाटा एक्यूरेसी, कि कितना एक्यूरेटेड, वैलिडेट एक्यूरेसी ऑफ द डेटा,
क्रॉस चेक करते हैं टेबुलर डेटा एक्यूरेसी को अगेंस्ट प्री डिफाइंड, जो हमने पहले से ही क्या कर रखे, डिफाइन कर रखे हैं ऑपरेशनल बिजनेस को रूल्स और ट्रस्टेड मास्टर रेफरेंस सोर्सेज, मतलब वही कि वैलिडेट एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, चेक द डेटा अगेंस्ट रिलायबल सोर्सेज की जो हमारा सोर्स है जो रिलायबल है उन पे हम चेक कर सकते हैं, और बिजनेस रूल्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड इंश्योर दैट द डेटा इज लॉजिकली कंसिस्टेंट, ये लॉजिकली ठीक है, सच एज इंश्योरिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव कॉरेस्पॉन्डिंग डेट्स, कि उन ट्रांजेक्शंस की क्या हो डेट हो। ठीक है, तो ये हमारा दिस डन। नाउ रिमूविंग इररिलेवेंट डाटा, जो इररिलेवेंट डाटा है उनको हम हटा दें, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डेटा क्लीनिंग। ठीक है, एरर्स, ओमिशन, करेक्टिंग, नॉर्मलाइजिंग, आउटलायर्स, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, वैलिडेटिंग डेटा एक्यूरेसी, रिमूविंग इररिलेवेंट डाटा। ओके, इसमें क्या है, रिमूविंग इररिलेवेंट डाटा, फिल्टरिंग आउट, किस चीज को फिल्टर करेंगे, डाटा को। क्यों रिमूव करेंगे डाटा को, क्यों, क्योंकि वो इररिलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है एनालाइजिंग के लिए, एनालाइजर्स के लिए, और दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है, नेसेसरी कॉलम्स, आउटडेटेड रिकॉर्ड्स या नॉइज इन दी डेटा, वे फालतू में है नॉइज। अगर आपने कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा पहले के, अगर आपके टर्म में हो, आपके सेमेस्टर में हो कम्युनिकेशन, उसमें एक बीच में आता है नॉइज। ठीक है, आपकी बात जो मैसेज है वो फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसमें एक आपका स्टेप आता है नॉइज, वही नॉइज है ये, कि नॉइज मतलब उसमें था कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे रिलेवेंट डाटा के लिए जो नॉइज है, जो बेकार है, जो बेफालतू में आ जाती है एज अ बैरियर। ठीक है, तो फिल्टरिंग आउट नॉन कंट्रीब्यूटिंग एट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हमारे एनालाइजिंग के लिए, उनको हटा देंगे, हम फिल्टर आउट कर देंगे, जैसे कि एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स, एम्बिएंट नॉइज दैट डू नॉट ऐड वैल्यू टू द स्पेसिफिक स्कोप ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, और एक और हम उसमें ले सकते हैं फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डाटा। ठीक है, क्या करना, फॉर्मेट करना एंड स्ट्रक्चरिंग। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्यों किया जाता है, इंश्योर करने के लिए जो डाटा है इज इन द करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, जो डाटा है वो करेक्ट फॉर्मेट में हो, कंसिस्टेंट डेट फॉर्मेट्स जैसे कि टेक्स्ट, केसिंग जैसे कि, और रीस्ट्रक्चर हम कर सके डेटा को, अगर हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ी रीस्ट्रक्चर करने की, तो हम उसे कर सके, जैसे कि पाइवट टेबल में होता है। पाइवट टेबल क्या होता है, अगर एक्सेल आपने कर रखा है, एक्सेल एडवांस एक्सेल वगैरह आपको पता है, तो आपको पाइवट टेबल पता होगी, नहीं तो हम आगे जाके थोड़ा बहुत पढ़ेंगे पाइवट टेबल के बारे में, चैप्टर में है, तो आपको उधर से भी पता चल सकता है कि हम क्यों यहाँ पे हम स्ट्रक्चरिंग के लिए हम बोल रहे हैं कि पाइवट टेबल हेल्पफुल होती है। ये सेपरेट कंबाइंड फील्ड्स इन द डिस्टिंक्ट कॉलम्स। ठीक है, ओके, so now we will move on to the next topic, that is data summarization. okay, क्योंकि हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, स्टेप क्लीनिंग वाला, थर्ड है कि हम डेटा को समराइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, डेटा समराइजेशन होता क्या, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है बड़े से लार्ज डाटा को स्मॉलर फॉर्म में, उसी को समराइजिंग कहते हैं, यूजुअली प्रेजेंटेबल फॉर्म में, रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग एनालाइजिंग के लिए, और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। तो डाटा समराइजेशन कंटेंसेस एक्सटेंसिव डेटा सेट्स को हाईली प्रेजेंटेबल इंटरप्रेटेबल फॉर्म में करता है। ये क्या करता है, एनालिस्ट को अलाउ करता है रैपिडली अनलॉक करने के लिए सेंट्रल इंसाइट, जो मेन है, जो क्रक्स है, जो सेंट्रल इंसाइट्स है, उसमें फटाफट से वो उसका कर सके, कंक्लूजन निकाल सके, वो हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, डेटा समराइजेशन। नॉट स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, इंटरप्रेट डिस्क्रिप्टिव ट्रेंड, जो हमारे ट्रेंड है उसके अंदर वो आइडेंटिफाई कर सके, नोटिस कर सके, विदाउट अल्टरिंग के बिना और लॉसिंग एसेंशियल अंडरलाइंग मेटा डेटा। और जो मेटा डेटा है, मेटा डेटा उनको क्या करने के लिए कि वो लॉस ना हो, अल्टर ना हो, उनको बिना अल्टर किए। ठीक है, so it allows a quick realization of an overview of the structure and general features of the dataset, hence facilitates further analysis and inference. So data summarization is also important. Now key techniques of doing the data summarization और summarization techniques कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कब पढ़ा था, उनके ऊपर जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उनका था कि उनको कैसे कैसे कर सकते हैं उन स्टेप्स को, उनके फर्दर स्टेप्स है, वैसे इस स्टेप का समराइजेशन के फर्दर स्टेप्स है कि हम कैसे कैसे हम समराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
ओके, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड टू एस्टैब्लिश फाउंडेशनल बेसलाइन, कि हम समराइज हम कर सके कि इस डेटा का मीन ये है, मीडियन ये है, मोड ये है। ये होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जो मीन मीडियन मोड है वो बहुत हेल्पफुल होता है समराइज करने में डेटा को, क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चल सकता है अगर वो क्या हो, स्टैटिस्टिकल डेटा हो, इस्टेब्लिश करने के लिए फाउंडेशनल बेस लाइन को। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये डिस्पर्जन चैप्टर, ठीक है। क्वांटिफाइंग द स्टैटिस्टिकल स्प्रेड, कि कितना स्प्रेड हो रखा है, वो डॉट 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 वाली डायग्राम्स भी अगर आपको याद हो, हम आगे भी पढ़ेंगे। क्वांटिफाइंग द स्टैटिस्टिकल स्प्रेड एंड वोलेटिलिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स यूजिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इन सबको, ये होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। उसके बाद परसेंटेज, सॉरी, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स, ये भी हमने किस में पढ़ रखा है? इकोनॉमिक्स में। डिवाइडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इनटू क्वार्टर्स में, प्रिसाइज परसेंटाइल्स में, टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव डेटा स्टैंडिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड, की कितना स्प्रेड हो रखा है। फॉर्मर हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है? रिलेटिव स्टैंडिंग्स बताता है डेटा पॉइंट्स की। उसके बाद डेटा एग्रीगेशन, एग्रीगेट करना डेटा को, कंसोलिडेट करना हाई ग्रेनुलारिटी में, किसमें? हाई ग्रैनुलारिटी में, डेटा पॉइंट्स इनटू हाई लेवल मेट्रिक्स। एग्जांपल समिंग रॉ आर्ली ट्रांजेक्शन इनटू डेली सेल्स फिगर, ठीक है। आर्ली ट्रांजेक्शन्स को, कि हमारा डेली कितना सेल हो रहा है, उसमें उनको कहेंगे एग्रीगेशन। जैसे हमारा था कि हमारा मान लो आज मान लो 21 है, मान लो हमारी ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये ट्रांजेक्शन हुई है। अब हम इनको समिंग अप कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि 21 को पूरा टोटल इतना हुआ, या मतलब हमने बोला कि 10 से 1 में इतना हुआ था, 1 से 3 में इतना हुआ, तो ये जो आर्ली है इनको हम पूरा एक दिन का बना रहे थे, एग्रीगेट करना, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन, इससे डेटा भी हमारा क्या होएगा? छोटा होएगा, और यही हमें करना है, ठीक है, समराइज करना है डेटा को, तो एग्रीगेशन। उसके बाद डेटा ग्रुपिंग, वही ग्रुप कर देना, ग्रुपिंग ऑफ डेटा इनटू कैटेगरीज, सेगमेंट्स, क्या करना? जिससे हर एक ग्रुप बन जाए और आइसोलेशन में था वो इकट्ठा ग्रुप बन जाए। दिस कैन बी डन यूजिंग टेक्निक, जैसे कि वो पाइवेट टेबल जो समराइज करते रहे डाटाबेस को ऑन द डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। सॉर्टिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बाय ज्योग्राफिकल रीजन इज द एग्जांपल, कि मान लो हमारी दिल्ली में सेल्स इतनी हो रही है, हमारी राजस्थान में सेल्स हो रही है इतनी, हर ईच स्टेट की दे रखी थी, उनको हमने ग्रुप कर दिया कि नॉर्थ में इतनी हो रही है, साउथ में इतनी हो रही है, ईस्ट में, वेस्ट में इतनी हो रही है, और अब्रॉड में इतनी हो रही है, हमने उनको ग्रुप कर दिया। डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा प्रोफाइलिंग क्या होता है? जनरेटिंग स्ट्रक्चरल, क्या करना? जनरेट करना स्ट्रक्चरल ओवरव्यूज को रिगार्डिंग डेटा टाइप्स, एक स्ट्रक्चर में लाना, यूनिक वैल्यू काउंट, मिसिंग वैल्यू रेशियोज एंड जनरल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, है ना, हम चार्ट्स वगैरह बनाएं, हम ग्राफ्स बनाएं, उससे भी डेटा समराइज हो सकता है, कि जो इतना फैला के लिख रखा था हमने एक चार्ट में बना दिया, वेरी यूजफुल। क्या? विजुअलाइजेशन, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, मतलब द टेक्निक लाइक PCA एंड TSNE रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे, उनके नंबर्स को कम कर देता है डेटा सेट में, उनको स्मॉल रखता है एज मच एज इफ पॉसिबल, ठीक है, समराइज कर देता है लोअर डायमेंशंस को। ओके, उसके बाद है, ओ माय गॉड, हट गया, वापस से लिखना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन, ठीक है। अबे यार, बार बार ही हटे जा रहा है। डायमेंशनality रिडक्शन, डेटा प्रोफाइलिंग हमने अभी पढ़ाई,
और समराइजेशन वही जो मेन है ही। वैसे समराइजेशन क्या होता है? समराइजिंग लार्ज डॉक्यूमेंट्स और डेटा सेट सच एज रैपिड कीवर्ड्स एक्सट्रैक्शन, उनमें से मेन मेन वर्ड्स हमने ढूंढ लिए, टॉपिक मॉडलिंग और एब्स्ट्रैक्ट जनरेशन। तो ये तीन भी हम यूज कर सकते हैं एज अ टेक्निक फॉर डेटा समराइजेशन। और डेटा प्रोफाइलिंग हमने पढ़ाई क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट, काउंट करता है मिसिंग वैल्यूज की कितनी है और डेटा टाइप्स को, और ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगोरियल व्हाट वेरिएबल्स। ओके, अब हम ये करते ही क्यों हैं? वाई डू वी डू? अगर हम जनरली पूछें कि हम समराइज क्यों करते हैं डेटा को? सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अगर हम टॉपिक से आउट तो नहीं है खैर हम, बट अगर हम जनरली इफ वी टॉक अबाउट इट, तो क्यों करने के लिए? ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डाटा को, ताकि हम सिंप्लीफाई एनालाइज कर सके समराइज डाटा को। समराइजेशन ऑफ द डाटा मेक्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लार्ज डाटा सेट्स इजी। और फिर क्या करता है? ऑल्सो हेल्प्स टू एक्यूपली आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। ओके, और क्या करता है? हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैसे? जैसे कि दिस समराइजेस रिप्रेजेंट डाटा इन सच अ वे that they become helpful in supporting stakeholders for making a certain decision. It helps in making the decision of the stakeholders for the stakeholders. Okay, and next is improving reporting. It also helps us in improving the reporting. How? Because since the summaries of the data are used in the most reports, dashboards, presentation for effective communication. ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? जो डाटा समराइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को रिड्यूस कर देता है इनटू द मेजर पार्ट। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होती है एंड एक्शन होता है। किसका? बाय एन एनालिस्ट, स्टेक होल्डर एंड डिसीजन मेकर इज एनेबल्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन। तो हमारी रिपोर्टिंग भी ईजी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है और सिंप्लीफाई कर देता है एनालिसिस को। इसलिए समराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए समराइज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा सॉर्टिंग। स्प्रेडशीट ऑपरेशन, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, डेटा सॉर्टिंग, उसमें सबसे पहला क्या आता है? डेटा सॉर्टिंग। हम स्प्रेडशीट पे आ चुके हैं, टॉपिक हमारा स्प्रेडशीट आ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। इफ अगर आपके पास बुक है तो यू कैन ऑल्सो ओपन इट फॉर योर पिक्चर रेफरेंसेस, जैसे मैंने स्टेप्स लिख रखा है। तो इसमें कैसे डेटा सॉर्टिंग होता क्या है, पहले तो मैं ये बताना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग क्या है? हेल्प करता है यूजर्स को कि वो सॉर्ट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके अपने डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, ए टू जेड करना है, या मान लो उल्टा करना है, जेड टू ए करना है। हम उसको न्यूमेरिकल कॉलम में भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। हम उसको डेट और टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं, हमें इस मंथ का चाहिए, उस मंथ का चाहिए, इस ईयर का चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, इस असेसमेंट ईयर का चाहिए। ठीक है, और हम यही MS एक्सेल पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना होगा, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बड़े से छोटा। हमें जो इस डेटा को बड़े से छोटा करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की है हमारे पास एक, क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। हमने कंट्रोल दबाया, हमने शिफ्ट दबाया, फिर हमने L दबाया, तीनों को दबाया, क्या होएगा? फिर हमने एक डाउन एरो आता है उसको क्लिक किया ऑन द कॉलम। ठीक है, उस कॉलम पे ये हमने, ये हमारे पास डेटा है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इस डेटा रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L दबाया, नीचे एक एरो आएगा उसको क्लिक किया कॉलम में। ठीक है, उसमें आएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, Z टू A टू Z एक ऑप्शन आता है। तो उसमें आप क्लिक करोगे, यू विल क्लिक ऑन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें वही चाहिए, भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो आपका वो जो डाटा है उस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। वेरी इजी। तो सेलेक्ट द डेटा रेंज या स्पेसिफिक कॉलम जिसको भी हमें ऑर्गेनाइज करना है ना। यूज स्प्रेडशीट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। फिर इनिशियलाइज द फिल्टर हेडर्स, यहाँ पे नेविगेट करेंगे डायरेक्टली उधर डाटा टाइप पे भी जाके हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे, वही जो ड्रॉप डाउन एरो उस पे जाके लोकेट करेंगे टारगेटेड कॉलम हेडर को, जो भी हमें चाहिए, A टू Z, Z टू A, असेंडिंग डिसेंडिंग, एंड सेलेक्ट योर डिजायर्ड ऑर्डरिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारा इससे डेटा जो है क्या हो जाएगा? सॉर्ट हो जाएगा। वेरी इजी। सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस
एल। बस आपको यहाँ पे ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी, क्योंकि अगर आया तो दिस इज योर कीवर्ड, क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, चाहे तो आप यू कैन डू इट ऑन योर लैपटॉप और पीसी। देन फिल्टरिंग डेटा, फिल्टर कैसे करते हैं डेटा को। फिल्टर्स जो होते हैं ना वो यूजुअली हाइड होते हैं, ठीक है, टेम्परली हाइड सम ऑफ द डेटा इन अ टेबल। फिल्टर कर देते हैं किसी टेबल में जाके, टेम्पोररीली हाइड कर देते हैं। दिस हेल्प्स यूजर्स टू फोकस ऑन द डेटा जो एम्फसाइज्ड है, जो इम्पोर्टेंट है करंट टास्क के लिए, ठीक है। फिल्टर करेंगे रेंज ऑफ डेटा, जैसे कि तो उसमें क्या करते हैं, कॉलम ऑन विच टू अप्लाई फिल्टर। मान लो ये हमारा क्या है, कॉलम है, और इसको हमें फिल्टर करना है, ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट। अब हम सेलेक्ट डेटा, ऊपर टैब में आपके आएगा एक ऑप्शन डेटा का, डेटा का भी होता है, उसको क्लिक करोगे डेटा को। डेटा को क्लिक करने के बाद आपका एक आएगा ऐसे करके फिल्टर ऑप्शन, ऐसे बना होता है ऐसे, और यहाँ पे लिखा होगा फिल्टर, उसको क्लिक करोगे। उसको क्लिक करने के बाद डेटा, देन फिल्टर, फिर उसके बाद कॉलम हेडर एरो को करो। कॉलम हेडर एरो वो जो ड्रॉप डाउन एरो होता है उसको कहते हैं, ये होता है ऐसे बना हुआ होता है। उसको क्लिक करने के बाद यू विल इन केस ऑफ टेक्स्ट डाटा अनचेक द वैल्यूज दैट यू वांट टू सी, ठीक है। जैसे मान लो ये है ये है ये है, जैसे आपके पास ना उसको क्लिक करने के बाद ना सारे कॉलम्स की वैल्यूज आ जाएगी और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और टिक हुआ हुआ आएगा कि कौन कौन सा आपको शो हो रहा है, सब पे टिक आएगा पहले तो ऑब्वियसली, क्योंकि आपने ये लिखा है तो उस हिसाब से आपके सारे टिकेंगे। तो आपको जैसे आपको ये वाला नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर दोगे, इसको क्लिक करोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा अनचेक हो गया आ जाएगा, यानी आपको ये फिल्टर कर रहा है, आपको ये नहीं चाहिए, हमने हटा दिया, ठीक है। और वैसे ही सेकेंड वाला है वो आपको चाहिए तो उसको लगे रहने दोगे, थर्ड वाला नहीं चाहिए तो उसको हटा दिया, ऐसे तो आपका क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा डेटा। तो हाईलाइट द डेटा रीजन्स एंड क्लिक, हाईलाइट कर दिया, क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, फिर डेटा पे जाएंगे, फिल्टर पे जाएंगे, मेन मेन्यू रिबन पे, रिबन में आपको क्या आएगा, डेटा फिल्टर। फिर क्लिक द न्यूली जनरेटेड ड्रॉप डाउन एरो ऑन द कॉलम हेडर टू ओपन द ऑपरेशनल पैरामीटर्स। फिर नेविगेट द स्पेसिफिक रूल्स, जैसे नंबर फिल्टर बिटवीन टू डिफाइन न्यूमेरिक बाउंड्रीज फॉर द फिल्टरिंग एरो। हो सकता है आपकी एक सीरीज हो कि आपको इवन कॉलम्स नहीं चाहिए, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, फिल्टर हटा दो कि हमें इवन नंबर्स नहीं चाहिए, इवन नंबर्स वाले कॉलम्स नहीं चाहिए। डिफाइन करो न्यूमेरिक बाउंड्रीज को फिल्टर करने के लिए। अनचेक करो एलिमेंट या रेंजेस को जो टेम्पररी मार्क्ड, नॉन कंप्लाइंट, जो आपको नहीं चाहिए फ्रॉम एक्टिव व्यू। देन क्लिक ओके, फिर हम क्या दबा देंगे ओके बटन, तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर। इसमें तो ये तो और इजी है, वाई, बिकॉज इट डज नॉट हैव योर शॉर्टकट की। ऊपर शॉर्टकट की क्या आती है सॉर्ट करने की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ओके। नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट तो कर रहे हैं बट कैसा, कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हमें क्या करता है, क्यों होता है, क्या हेल्प करता है, तो ये यूजर्स को हेल्प करता है क्या करने में, फिल करने के लिए सेल्स को विद सर्टेन कलर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कंडीशन पे क्या करना, कलर को फिल करना सेल में। आपको ये तो पता होगा ना कि ये हमारी एक्सेल है, सो इसको सेल कहते हैं, ये जो इंडिविजुअल है इनको क्या कहते हैं, सेल। और ये हमारी क्या होती है, कॉलम, और ये हमारी क्या होती है, रो। रो एंड कॉलम, और इससे बन के मिलते हैं ये इतने सारे सेल्स, ये इंडिविजुअल सेल होता है। और इनके नाम भी होते हैं, जैसे ये ए तो A1 ऐसे करके A1 हो गया तो इसको A1 कहेंगे, राइट, ओके। नाउ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे थे कि यूजर्स टू फिल द सेल विद अ सर्टेन कलर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। एनहांस करता है डाटा विजुअलाइजेशन को कि अच्छे से हमें दिख सके, एंड इंटरप्रिटेशन हम ढंग से, हम जैसे क्या करते थे पहले, हम वो पाई चार्ट वगैरह बनाते थे, हम बार बार बनाते थे, उसके अंदर हम पिक्टोग्राफ बनाते थे, पिक्टोग्राफ भी बनाते थे हम। यहाँ पे जो है बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे ना ब्लू ब्लू कलर जो है इसको दिखाता है, ऑरेंज कलर इसको दिखाता है, फिर हम कुछ कुछ बनाते थे करते थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इजी हो जाएगा हमें विजुलाइज करने में और इंटरप्रेट करने में कलर्स के थ्रू, आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स इन द डाटा, ठीक है। अब ये होता कैसे, जैसे हमें हाईलाइट करने सेल्स जो जैसे मान लो वैल्यू जो है किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ से ज़्यादा हो,
ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे 350 जैसे दे रखा है यहाँ पे, मान लो 350 से ज़्यादा की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमें कलर करना है, हाईलाइट करना है 350 से ज़्यादा। तो सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स ऑन विच कंडीशनल फॉर्मेटिंग हैव टू अप्लाई। हमने एक कंडीशन लगा दी, हम कंडीशन लगा के फॉर्मेट कर रहे हैं। ऊपर हमने एम फॉर्मेट किया था, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगाइए। ओके, लगा दी कंडीशन हमने कि 350 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा वाले को ये वाले कलर का कर दो, यहाँ हाईलाइट कर दो। तो हाईलाइट द एग्जैक्ट रेंज ऑफ सेल्स इंटेंडेड फॉर द फॉर्मेट मॉडिफिकेशन। फिर हम जाएंगे होम टैब पे अंडर स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, हम गए कौन सी टैब, होम टैब, हमने उसको क्लिक किया। उसके बाद हम जाएंगे स्टाइल्स पे, स्टाइल्स में हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, आपका आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद एक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, ऐसे करके उनमें हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे कि हमें हाईलाइट करना है। उसके बाद आएगा आपके पास और ऑप्शंस के ग्रेटर देन को करना है, लेस देन को करना है, इससे इसके करना है, बिटवीन को करना है, इक्वल टू को करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन, उसमें आपको लिखना पड़ेगा डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना है, क्या करना है। तो उस पर हम जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के लिए 350 से ज़्यादा ले रखा है, तो हम क्लिक करेंगे ग्रेटर देन पे, उसमें हम वैल्यू डालेंगे 350 और ओके पे आ देंगे। जो भी प्रेफर्ड एक्सेंट कलर है उसको क्लिक करने के बाद, ठीक है, इंटर द डिजायर्ड वैल्यू एंड सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग स्टाइल, फिर हम ओके पे दबा देंगे। जैसे देखो अब क्लियर स्टेप्स, हाईलाइट द एग्जैक्ट रेंज ऑफ सेल्स इंटेंडेड टू फॉर्मेट, फिर हम होम पे जाएंगे, स्टाइल्स पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, उसमें हाईलाइट पे जाएंगे, फिर ग्रेटर देन, फिर उसमें हमने इनपुट डाल दिया हमारे टारगेट कंडीशनल वैल्यू की, जैसे कि 350 एंड चूज प्रेफर्ड एक्सेंट कलर, जैसे कि हमें लाइट रेड चाहिए या फिल विद डार्क रेड कंटेक्स्ट, ऐसे करके हमने डाल दिया। और फिर हम ओके पे जाएंगे टू डायनामिकली रेंडर फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन योर डेटा क्राइटेरिया विच इज 350 मोर देन 350, हमारा उससे हो जाएगा क्लियर। नाउ नेक्स्ट टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसको कैसे करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम मतलब ये होता क्यों है, ये is used to separate a single column data into multiple column। एक सिंगल डेटा सिंगल कॉलम डेटा है, उसको हमने क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स में करना है। ठीक है, अभी होता क्यों है, ठीक है, मैं एक कॉलम में है उसको हमने मल्टीपल कॉलम्स में करना है, पर क्यों करना है, रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा को बढ़ाने के लिए, रीडेबिलिटी ऑफ द डाटा को बढ़ाने के लिए, ताकि हम डेटा को ढंग से रीड कर सके, समझ सके, पढ़ सके। जैसे कि इफ अ कॉलम कंटेन्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड प्रोफेशन इन अ सिंगल कॉलम, ये हमारा सिंगल कॉलम है, इसमें मान लो है संतोष गुप्ता, ठीक है, फर्स्ट नेम भी लिखा है, सरनेम भी लिखा है, प्रोफेशन मान लो है मैनेजर, तो एक ही कॉलम में लिखा है, इसको हम करेंगे क्या, टेक्स्ट टू कॉलम। कैसे, दिस अलाउज कॉलम्स टू हैव एटॉमिक वैल्यू, मतलब नॉट दैट द सेपरेशन इज पॉसिबल ओनली इफ मल्टीपल वैल्यूज आर सेपरेट बाय द सेम डेलीमीटर इन द सेल, सेम से होगा, ये भी बताऊंगी। मतलब दीज डेलीमीटर्स मतलब कि बीच में क्या होना चाहिए, कोमा, या हमने लिखा संतोष सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क या स्पेस है दोनों के बीच में, मतलब दोनों जगह कुछ भी बीच में स्पेस होना चाहिए इनके। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए ले लिया, फर्स्ट नेम हो, वो हो, सरनेम हो, प्रोफेशन हो, इनके बीच में या तो स्पेस हो या कॉमा हो या सेमीकोलन हो या कुछ भी अदर करेक्टर हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, इनको कहते हैं डेलीमीटर। क्या कहते हैं, डेलीमीटर। तो सेम डेलीमीटर हो, ठीक है, तभी हम इनको एक सेल को, एक कॉलम को 3 कॉलम से बना सकते हैं कि इनको डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू कोमा। तो अगर कोमा होगा तभी तो डिवाइड करेगा, कोमा से अगर कोमा होगा नहीं तो वो डिवाइड कैसे करेगा। तो इसलिए सबसे पहले सिलेक्ट द टारगेट कॉलम, उस कॉलम को जो भी संतोष गुप्ता मैनेजर था उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कंटेनिंग कंपाउंड टेक्स्ट लाइनर्स फुल नेम्स कंबाइंड इन अ सिंगल सेल, ठीक है, फिर कंपाउंड में था उसको हम जो है सिंगल नहीं करेंगे। नेविगेट द अपर मेन्यू इंटरफेस,
ऐसे कि सेलेक्ट करेंगे डेटा को, फिर टेक्स्ट टू कॉलम में करेंगे, इनसाइड कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, जो टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड होगा उसके अंदर डीलिमिटेड करेंगे, डीलिमिट करना है ऑप्शन को, और फिर हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, डिलीमिट क्या होता है, डेलीमीटर्स, डिलीमिट यानी डेलीमीटर्स। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं, डिलीमिट भी बोलते हैं, डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। डिलिमिट करेंगे मतलब वही कि हम लिमिट हटा देंगे, जो कॉमा है ये हटा देंगे, उनको ये डिलिमिटेड। और जो करते हैं ये जो होते हैं या ये होते हैं स्पेस होता है, उनको डेलिमिटर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। हमने उसके बाद क्या किया, नेविगेट करके डेटा टेक्स्ट कॉलम में गए, उस विजार्ड के अंदर हमने डेलीमीटर ऑप्शन को चूज किया एंड क्लिक नेक्स्ट। चूज किया मतलब कि हमें डिलिमिट करना है। ठीक है, डिलिमिटेड ऑप्शन, डिलिमिटेड ऑप्शन पे जाएंगे कि हमें डिलिमिट करना है, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर उधर से हम एप्रोप्रिएट डेलिमिटर को चेक बॉक्स में चूज करेंगे कि हमने कौन सा चूज किया। अगर हमारे कॉलम में कॉमा होगा तो हम कॉमा को करेंगे, स्पेस होगा तो स्पेस को करेंगे, सेमी कॉलन होगा तो सेमी कॉलन को करेंगे। रिव्यू द डेटा लेआउट प्रीव्यू विंडो, पहले एक बार रिव्यू कर लो, प्रीव्यू कर लो, देख लो कि सही से हो गया ना, कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे सर नेम आ रहा है, प्रोफेशन आ रहा है, अलग अलग तरीके से सही से दिख रहा है। हमें दिख रहा होगा तो फिनिश पे क्लिक कर देना। ठीक है, प्रीव्यू द स्प्रेड एंड सेलेक्ट द फिनिश बटन to distribute the text across the adjacent column. Next, removing डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना। सबसे पहले डुप्लीकेट डाटा जो होता है वो कभी कभी यूजफुल भी होता है, लेकिन ज्यादातर ऑफनली जस्ट मेक्स द डेटा हार्डर टू अंडरस्टैंड। तो फाइंड करना, हाईलाइट करना, फिर रिव्यू करना डाटा डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट डाटा है उसको बिफोर द रिमूवल इज बेटर देन रिमूविंग ऑल द डुप्लीकेट स्ट्रेट अवे। हमें दिखा रिमूव द डुप्लीकेट, हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, सॉरी क्लिक किया और ओके पे दबा दिया, दैट इज रॉन्ग। पहले हमें देखना चाहिए इज इट इम्पॉर्टेंट और नॉट। अगर वो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ना कि वो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, कभी कभी होता है कि इम्पोर्टेंट होता है, हमें पहले उसको क्या करना चाहिए, एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए बिफोर द रिमूवल, क्योंकि वो बेटर रहता है एकदम से स्ट्रेट अवे उनको रिमूव करने से। इसका क्या होएगा, हाईलाइट द डेटा अरे कंटेनिंग पोटेंशियल डुप्लीकेट एरोस। ठीक है, उनको हाईलाइट करो, सेलेक्ट करो। ठीक है, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज दैट शुड बी रिमूव्ड, सिलेक्ट द डेटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेविगेट द रिबन डेटा, फिर उसमें जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट डेटा पे, रिबन में डेटा पे जाएंगे, ऊपर आएगा डेटा, सॉरी डेटा, फिर उसमें हम रिमूव कर देंगे। स्टेप 3 इन कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू, कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू इज नथिंग, और आप रिमूव करोगे डाटा, रिमूव डाटा को सिलेक्ट करोगे तो उसमें अपने आप ही एक कॉलम आ जाएगा, इसमें अनचेक द कॉलम टू बी पर्स्ड टू रिमूव, जिनको हमें रिमूव करना होगा, हटाना होगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। परमानेंटली पर्ज रिपीटेड रिकॉर्ड्स को परमानेंटली ओके टू परमानेंटली पर्ज, हटाने के लिए रिपीटेड रिकॉर्ड्स को, एंड व्यू द रिडक्शन समरी, और फिर वो समरी दिखाएगा रिडक्शन की। दिस इज योर हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, नाउ इतना भी हमारा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो इसलिए मैं अभी ही फटाफट से इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो पहले थोड़े से इसलिए करवा दूँ, सो दैट थोड़ा सा आपको थोड़ा लगे कि हाँ हमने पढ़ रखा है, हमें आ गया समझ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इतना ही समझ लो, इतना समझो, देन वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ डेटा क्लीनिंग इन अ स्प्रेडशीट। प्राइमरी गोल क्या होता है, हम डेटा क्लीन क्यों करते हैं, क्या गोल होता है हमारा, इम्प्रूव करने के लिए अपीयरेंस को, रिमूव करने के लिए इनकंसिस्टेंसी एंड एरर्स इन द डेटा, टू फॉर्मेट डेटा फ्रॉम प्रिंटिंग, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द स्प्रेडशीट। क्यों करते हैं क्लीन, क्यों करते हैं क्लीन, समराइज वगैरह नहीं, क्लीन क्यों करते, ताकि जो इनकंसिस्टेंसी है उनको हम रिमूव कर सके और एरर्स को हटा सके। ठीक है, वाइल विजुअल प्रेजेंटेशन साइज ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो हेल्पफुल होता है स्प्रेडशीट के लिए, क्वालिटी के लिए। Operational purpose of data cleaning is improving raw data metrics by eradicating internal formatting conflict, clerical error or syntax anomalies.
नाउ नेक्स्ट, इन अ डेटा क्लीनिंग व्हाट डज इम्प्यूटेशन रेफर्स टू? हमने बीच में पढ़ा था इम्प्यूटेशन, है ना, डेटा क्लीनिंग में। तो वो इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? रिमूव करना अननेसेसरी कॉलम्स को, फिलिंग इन मिसिंग डेटा, फिल्टरिंग आउट इरेलीवेंट डाटा, डिटेक्ट। भाई इम्प्यूटेशन है इम्प्यूट करना, हमने इम्प्यूटेड वैल्यू सुनी होगी, यानी कि गेस करना, गेस नहीं कर सकते हम, एस्टिमेट करना। तो इसलिए सेकेंड, इम्प्यूटेशन इज स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजी जो प्रिवेंट कर दी है कि हम लॉस ना करें, प्रिवेंट लॉसिंग वैल्यूएबल रोज ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग पार्शियल रिकॉर्ड। जो आधे अधूरे रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्कार्ड करने से अच्छा है फिल कर दे हम मिसिंग सेल्स को यूजिंग कैलकुलेटेड एस्टिमेट्स, जैसे कि हमने मीन मीडियन मोड से निकाल लिया प्रेडिक्टिव मॉडलिंग आउटपुट से। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा sorting एंड डेटा फिल्टरिंग, कि डेटा sorting और फिल्टरिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, sort करना अलग होता है, फिल्टर करना अलग होता है। तो कैसे? sorting इज अरेंज करना सीक्वेंस में एक्टिव डेटा सेट को यूजिंग न्यूमेरिकल असेंडिंग डिसेंडिंग रूल में, या अल्फाबेटिकल पैरामीटर्स A to Z Z to A हो गया सॉर्ट करना। क्रूशली सॉर्टिंग कीप्स ऑल रिकॉर्ड्स कंप्लीटली विजिबल, पूरा दिखाते हैं। और फिल्टर करना है हटा देना, आइसोलेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स दैट सैटिस्फाई कंडीशनल रूल, कंडीशनल रूल में चलना। स्टेटमेंट वाइल टेम्परली मास्किंग नॉन कंप्लायंट रूल्स, मास्किंग कर देना, छुपा देना, हाइड कर देना टेम्परली जिनकी अभी जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। फ्रॉम एक्टिव व्यू विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से नहीं हटाना, परमानेंटली नहीं हटाना, बट थोड़ी देर के लिए टेम्परली हटा देना, क्योंकि वो एक्टिव यूज में नहीं है, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज योर फिल्टरिंग आउट डेटा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज अ वाइज डेटा प्रिपरेशन कंसीडर्ड एन एसेंशियल स्टेप, कि हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं। वो क्यों एसेंशियल स्टेप? बिफोर रनिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करने से पहले डेटा को प्रिपेयर क्यों करते हैं? तो जो रॉ एम्पेरिकल डाटा होता है कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड ऑपरेशन, फ्रीक्वेंटली कंप्राइज बाय सिस्टम ओमिशन, उसके अंदर ओमिशन होती है, टाइपिंग एरर आ जाती है, रिडंडेंसीज होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट पैटर्न्स होते हैं। तो एग्जीक्यूटिंग स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स, एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम को डायरेक्टली ऑन द रो डाटा, अगर वो हम रो डाटा पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारा वॉयलेट करेगा मॉडलिंग एजम्पशंस को। एजम्पशंस हमारी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। डिस्टॉर्ट पैरामीटर्स एंड लीड टू फ्लॉड बिजनेस इनसाइट, जिससे हमारा कंफ्यूजन फ्लॉड आएगा, गलत आ सकता है। ठीक है, लीड्स टू फ्लॉड बिजनेस इनसाइट। प्रॉपर डेटा प्रिपरेशन सिक्योर्स एनालिटिकल वैलिडेटेड इंटीग्रिटी, जिसकी वजह से हमारा एनालिटिकली एनालाइज हम ढंग से वैलिडली कर सकेंगे और इंटीग्रिटीली कर सकेंगे। इसलिए रॉ एम्पिरिकल डाटा को हम पहले क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ के लिए? ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें, उसको क्वालिटी देखें, कि हम उसको एनालाइज कर सकें। रॉ डाटा को हम डायरेक्टली एनालाइज ना करें स्ट्रेट फॉरवर्डली। ओके ओके